वंदे मातरम बच्चों। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो अपना अध्ययन का विषय रहेगा वो कक्षा 9th में अर्थशास्त्र का जो भाग है उसका पहला अध्याय पालमपुर गांव की कृषि से संबंधित कहानी। इस पाठ का नाम यह है। इसमें एक पालमपुर काल्पनिक गांव है, उसका विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न घटनाओं को जोड़ते हुए समझाने का प्रयास किया है। इसलिए इसमें कई बिंदुओं को उदाहरण के आधार पर हम समझ सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम इसको समझने के लिए हमको पालमपुर गांव की कृषि आधारित गतिविधियों की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक काल्पनिक नाम है और इस गांव के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां संचालित हो रही है उसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों को समझाने का प्रयास किया गया है। एक दृष्टिकोण से जब अपन देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो मूल आधार है वो कृषि है और कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं उसको अपन इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, भारत में गांवों में जो खेती होती है वो उत्पादन का प्रमुख स्रोत माना जाता है और इस कृषिगत उत्पादन के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य भी सहायक स्रोत साथ साथ चलते हैं, तो जिसको हम गैर कृषि क्रियाएं कहेंगे। अर्थात यहाँ दो बात होगी, एक तो कृषि आधारित गतिविधि और एक गैर कृषि आधारित गतिविधि। ये दोनों खेती में साथ साथ चलेगी। अब कृषि आधारित गतिविधियों में तो वो सारे क्रियाकलाप आएंगे जिसमें सीधे तौर पर कृषि से जुड़े होते हैं, जैसे भूमि की जुताई करना, भूमि की में के अंदर बीज डालना, फसल को बोना और तैयार करना, उसमें खाद डालना, बीज डालना, ये सब कृषि आधारित गतिविधियां कहलाएंगी। इसके साथ साथ कुछ गैर कृषि जो गतिविधियां हैं उत्पादन की दृष्टि से, जिन्हें हम गैर कृषि कहते हैं, उसमें आएगा विनिर्माण प्रक्रिया, अर्थात कृषि से उत्पादित सामग्रियों से होने वाले विनिर्माण, जिसके अंतर्गत परिवहन आ जाएगा, बाजार आ जाएगा और इन सब गतिविधियों को संचालित करने के लिए श्रम भी इसी के अंतर्गत आता है। अब इन सब विषयों को समझने की दृष्टि से हमको हमारी अर्थव्यवस्था की ये उत्पादन से जुड़ी हुई गतिविधि और उत्पादन की सहायक गतिविधि अर्थात गैर कृषि आधारित गतिविधियों को ठीक प्रकार से विश्लेषण करेंगे। तो हम इसमें पाते हैं कि सर्वप्रथम जो मुख्य कार्य है वो उत्पादन से संबंधित है। और ये उत्पादन क्या है, कैसे किसी चीज़ का उत्पादन होता है, ये अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो इस संपूर्ण उत्पादन की संरचना को समझने के दृष्टि से हम निम्न बातों को विस्तृत रूप से समझेंगे। अब यहाँ पर उत्पादन से तात्पर्य या उत्पादन से आशय इस प्रकार की गतिविधि से माना जाता है या ऐसी क्रियाओं से है जिसके द्वारा जो वस्तुएं एवं सेवाएं पैदा की जाती है या उत्पादित की जाती है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उनका उद्देश्य आम लोगों की
आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए। अर्थात कोई भी वस्तु जब उत्पादित हो रही है तो वह लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक होनी चाहिए, तब तो हम ये मानते हैं कि ये उत्पादन है। क्योंकि बिना मांग के किसी चीज़ का उत्पादन नहीं हो सकता, और जब मांग होगी तो वो चीज़ किसी न किसी के आवश्यकता की भी मानी जाएगी। इसलिए एक बात तो यहाँ ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि उत्पादन कब होगा, जो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक होगा। और इस उत्पादन को भी ठीक प्रकार से समझने के लिए इसके लिए 4 बातें आवश्यक होनी चाहिए। कोई भी चीज़ का उत्पादन इन 4 बातों पर निर्भर करेगा। अगर ये 4 बातें होंगी तो उत्पादन संभव है, जिसमें पहली बात है भूमि। किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर आप करते हैं, चाहे वो कृषि हो या गैर कृषि गतिविधि हो, इन सब के लिए आपके पास में एक स्थान होना चाहिए जिसको हम भूमि कहते हैं। अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उसको हम भूमि कहा गया है। तो भूमि हमारे पास में होनी चाहिए, और उस उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी उस भूभाग के क्षेत्र में मौजूद होने चाहिए, तब जाकर के कोई उत्पादन संभव है। बिना भूमि के हम कोई उत्पादन नहीं कर सकते। दूसरा जो बात है वो है श्रम। उत्पादन के लिए श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। भूमि के बाद दूसरा स्थान जो आता है वो श्रम का आता है। बिना श्रम के उत्पादन संभव नहीं है। अब इस श्रम को भी हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक तो शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने वाला श्रम, अर्थात जो व्यक्ति ऐसे शारीरिक कष्टदायक काम करने वाले हो। दूसरा होता है बौद्धिक श्रम, जो व्यवहारिक कार्यों को अंजाम देते हैं, बाजार की प्रणाली को संचालित करते हैं, उसका विभिन्न प्रकार की लेखा प्रविष्टियों का कार्य करते हैं। तो वो काम करने वाले व्यक्ति भी श्रम की श्रेणी में ही माने जाएंगे। तो श्रम भी 2 प्रकार का होना चाहिए, शारीरिक एवं बौद्धिक। और जो तीसरी चीज़ है वो है भौतिक पूंजी। उत्पादन के लिए तीसरी चीज़ की आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी। और ये भौतिक पूंजी क्या होती है, इसको हम स्थायी पूंजी भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औजार, मशीन और भवन, अर्थात उत्पादन का होने वाला क्षेत्र के लिए भवन हमारे पास में होना चाहिए। क्योंकि जो माल उत्पादित होगा उसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरियाँ चाहिएगी, और मशीनरियों के साथ साथ उत्पादित माल के लिए भंडारण के लिए स्थान हमारे पास में चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी, भौतिक पूंजी, जिसको हम स्थायी पूंजी भी कह सकते हैं। क्योंकि एक बार मशीन खरीद ली तो एक लंबे समय तक वो हमारे काम आएगी। हमने एक बार कोई कारखाने का भवन बना लिया तो वो भी एक लंबे समय तक हमारे काम आता है, इसलिए उसको हमने स्थायी पूंजी का नाम दिया है। और तीसरा है कच्चा माल या नगद मुद्रा, जिसे हम नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जब हम काम प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में कुछ नगद पैसा होना चाहिए, ताकि हम उत्पादन से संबंधित कच्चा माल खरीद सकें, श्रम को भुगतान कर सकें, या अन्य गतिविधियों को संचालन के लिए जो धन की आवश्यकता होगी उसको हम सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए श्रम को हम कार्यशील पूंजी कहेंगे। और जो चौथी चीज़ होती है वो होती है उपभोग से संबंधित, अर्थात उत्पादित माल का उपभोग कैसे होगा, उसका वितरण कैसे होगा। तो इसके अंतर्गत बाजार से संबंधित गतिविधियां आएंगी, अर्थात उत्पादित माल, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, ये सब कार्य करने के बाद में मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। और इन सब बाजारिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए
जो चौथी चीज़ चाहिए वो मानव पूंजी चाहिए। इस प्रकार से उत्पादित संगठन को संचालित करने के लिए ये 4 बातें हमारे पास में होनी चाहिए। पहला होगी भूमि, दूसरा हो गया श्रम, तीसरी होगी भौतिक पूंजी जिसको हमने स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में बांटा है, और चौथा है मानव पूंजी। ये चारों बातें होने के बाद में उत्पादन संभव हो सकेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन भूमि, श्रम एवं पूंजी को नियोजित करके संगठित होता है। जैसे हम उत्पादन के कारक के नाम से भी जान सकते हैं, और इन सब को विस्तृत रूप से समझने के लिए हमें पालमपुर गांव की कृषि की विभिन्न गतिविधियों के विवरण को समझने की दृष्टि से भूमि की विभिन्न प्रवृत्तियों को समझना पड़ेगा, और इन सब बातों को समझने के लिए हमें इस पाठ के विभिन्न भागों के विषयों को विश्लेषित करना पड़ेगा, और इन सब कार्यों को करने की दृष्टि से इस पाठ से संबंधित जो आने वाले अगले वीडियो हैं उन सबको भी आप क्रम वाइज देखेंगे, तब जाकर के ये विषय वस्तु आपके समझ में आएगी। और इस संदर्भ में आपकी किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उसको लिख सकते हैं।